अब ब्रेन वेव्स के बारे में कहते हैं, जिस तरह ईसीजी था ना, वहाँ पर हम चेस्ट पर लीड्स लगा लेते थे और फिर वो जो थ्रू टेक्निक्स थी, मैकेनिज्म था या वो जितने भी मशीन था, उसके जरिए हम क्या करते, ईसीजी रिक्वायर करते, एक वेव बनता था और हर वेव का अलग अलग नाम था। वैसे उसी तरह यहाँ पर हम क्या करते थे, हेड के ऊपर हम लीड्स लगा लेते हैं और एक टेक्निक के थ्रू हम उसकी जो वेव होती है उसको रिकॉर्ड करते थे स्क्रीन पर। इसको क्या कहते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से है। अब बात यह है कि वहां पर जिस तरह हर जगह का स्पेसिफिक नाम था, मतलब वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन के लिए अलग वेव बनता था, लेकिन यहाँ पर थोड़े वेव्स जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, उसी तरह के एक्सप्लेन नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर इसके डीप स्टडी में जाए तो हम डिफरेंट डिसऑर्डर की तरफ इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये स्लीप में भी हम रिगार्ड करते हैं, वेकफुलनेस में भी, डिसऑर्डर्स में भी, इन सबको क्या कहते हैं, ब्रेन वेव्स कहते हैं। अब इन ब्रेन वेव की जो वेरिएशन होता है ना वोल्टेज में, वो फ्रॉम 0 to 200 माइक्रोवोल्ट है और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन जो होते हैं फ्रॉम फ्यू टू 50 साइकिल पर सेकंड जैसे है या हर्ट्ज। अब ये वेव जो होना, ये चेंज कब होगा, जब बंदा जो होते हैं स्लीप में अलग होगा, फिर वेक हो जाते हैं अलग होगा, फिर कोमा कंडीशन में अलग होगा, एपिलेप्सी में अलग होगा, साइकोसिस में अलग होगा। तो इसी तरह हम इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब जब कोई डिसऑर्डर आ जाए, लाइक एपिलेप्सी हो गया, वहां पर एक स्पेसिफिक पैटर्न अपीयर हो जाएगा, उस पैटर्न से हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि ये क्या है, ये इस तरह के डिजीज ऐसी है। इसकी 4 टाइप्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। ये जो है ना, आप इनकी स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस नहीं करते, इसमें ये वाला जो फिगर है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इन सब वेव में डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहली बात यह है ना कि अल्फा वेव में क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम 8 to 30 हर्ट्ज होती है, जबकि बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 14 to 80 हर्ट्ज होती है, मतलब यहाँ पर इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज होते हैं 50 माइक्रोवोल्ट होते हैं और यहाँ पर वोल्टेज इससे कम हो जाता है। अब ये कौन सी कंडीशन में होते हैं कि जब बंदा जगा हो लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में हो, उसे कोई टेंशन वगैरह ना हो, डिप्रेशन, किसी किस्म में मेंटल एक्टिविटी ना हो, वो पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठा हो। इस वेव की जो डिटेक्शन करती है वो मेनली हम ऑक्सीपिटल लोब में करती है, लेकिन इसके अलावा फ्रंटल और पेराइटल लोब में भी इसकी डिटेक्शन हो जाती है। ये जो वेव होता है जब बंदा सो जाता है, ये वेव खत्म हो जाती है, सही है। जबकि बीटा वेव जो होते हैं ये मेंटल एक्टिविटी हो, लेट से बंदे का अटेंशन हो, या वो किसी काम को या कोई रीडिंग कर रहा हो, पढ़ाई को याद करने के कर रहा हो, मेमोरी बना रहा हो, वगैरह वगैरह की कंडीशन में ये वेव अपीयर होता है और ये पेराइटल लोब में इसकी डिटेक्शन होती है। इसकी एग्जांपल इन्होंने इस तरह दिया है कि जब बंदा किसी ब्राइट लाइट में आईज ओपन कर देते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो वेव होते हैं ना, हाई वोल्टेज वाले वेव है, ये लो वोल्टेज वाला। हाई वोल्टेज वाला जो होते हैं वो अल्फा होती है और लो वोल्टेज वाला बीटा होती है। इस बंदे ने क्या किया कि इसने ब्राइट लाइट में आईज को ओपन की। जब इसने आईज को ओपन की तो ये यहाँ पर जो अल्फा वेव्स था ये डिसअपियर हो गया और एक्टिविटी ब्रेन की स्टार्ट हो गई। तो क्या हो गया कि उसकी जो वेव्स होती है वो चेंज हो गई बीटा फॉर्म में से है लो वोल्टेज वाले फॉर्म में। फिर क्या होता है कि जब इसने आईज क्लोज की, वापस ये जो वेव था ये कन्वर्ट हो गया कौन से फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में से है। फिर इसके बाद आ जाता है थीटा वेव। थीटा वेव जो होती है ये इमोशनल कंडीशन में आता है, जब किसी बंदे को टेंशन और स्ट्रेस हो या कोई अपना उसे छोड़ लेते हैं, मतलब गम खुशी के दौरान सी है। इसके अलावा ये नॉर्मली चिल्ड्रन में भी अपीयर होते हैं और ब्रेन डिसऑर्डर्स के दौरान भी ये अपीयर होती है कि जब स्ट्रेस की वजह से हमारा कोई ब्रेन टिश्यू क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 to 7 हर्ट्ज होती है, जबकि यहाँ पर जो इसके अपीयरेंस होती है वो पेराइटल और टेम्पोरल लोब से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेल्टा वेव। ये हमारे जब डीप स्लीप में हम होते हैं और या जो बेबीहुड होते हैं, मतलब चाइल्डहुड से पहले जो कंडीशन होते हैं, या इस तरह जो हमारे ब्रेन डिजीज होते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, उसकी दौरान होती है। और हाँ, ये वेव जब हम डिटेक्ट करते हैं थैलेमस से सेपरेशन हो जाती है। जिस तरह ये थैलेमस है और ये हमारा ऊपर कार्टेक्स है, इनके दरमियान क्या होते हैं, एक खास कनेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं थैलेमोकॉर्टिकल कनेक्शन या थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब एक किस्म की इंडिपेंडेंस होती है। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 से कम होती है, जबकि यही बात है कॉर्टेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटीज इन द लोअर ब्रेन। मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो ना यहाँ पर डाइंसिप्लान के कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उन पर ना ब्रेन स्टेम के और ना स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली वेव प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसकी बात आ जाती है ओरिजिन ऑफ द ब्रेन वेव। इसमें मैं ये बात कहते हैं ना कि जब ये ब्रेन वेव हम बहुत सारे लीड्स लगा लेते हैं, कहाँ पर, इस हमारे हेड के ऊपर। इसी तरह नहीं होता कि एक न्यूरॉन डिस्चार्ज कर लेता है और हमारे जो टेक्निक में जो हम मशीन यूज करती है उस पर इसका वेव बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तब रिकॉर्ड होता है जब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक साथ सिमल्टेनियसली फायर कर देते हैं और उन सब की जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो सम अप हो जाती है और उसकी वजह से एक वेव बन जाती है। उस वेव को फिर हम ब्रेन वेव कहेंगे।
इसको यहाँ पर नाम यूज हुआ है सिंक्रोनसली या फायर सिंक्रोनसली से है। एक एसिंक्रोनसली होता है या इसको बोलती है नॉन सिंक्रोनसली। उसमें क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन फायर कर देता है और दूसरा अलग डायरेक्शन में फायर करता है या अलग टाइम पर फायर करता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो इफेक्ट होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती है, और इसी तरह हमारे जो ब्रेन वेव होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। अब यहाँ पर अगर इस फिगर को आप देखें ना कि जब वेव डिक्रीज होती है ना, वो वेव का एक वोल्टेज डिक्रीज होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पर साइकिल जितनी वो साइकिल कंप्लीट करते हैं ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर फिर इस फिगर में ये कहते हैं ना कि जब इसने जब उसकी आईज क्लोज थी, सही है, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो कम होती है, अल्फा वेव की होती है, सही है, जो कि 8 to 13 साइकिल पर सेकंड था, पिछले हमने पढ़ा। लेकिन जब वो आई क्लोज कर देते हैं उसका तो वोल्टेज डिक्रीज हो गया, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 80 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। तो क्या कहते हैं ना कि जब इसने आईज ओपन की फिर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इंक्रीज हुआ। जब एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इंक्रीज हुआ यहाँ पर, तो क्या हो गया कि डिफरेंट वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में गए और उसने नलिफिकेशन की। जब नलिफिकेशन की तो उसका फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा निकला, लेकिन उसका जो वोल्टेज था वो कम हो गया और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। तो इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर जब उसके आईज क्लोज थे, एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो वेव बनता है वो बहुत कम बनता है। जबकि जब उसने आईज ओपन की तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट 50 माइक्रो वोल्टेज तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और नलिफिकेशन खत्म हो जाती है और सिंक्रोनाइजेशन का फिनोमेना बन जाता है, और इस तरह बंदा अल्फा वेव प्रोड्यूस करने लगता है। अब नीचे आ रहा है ओरिजिन ऑफ द अल्फा वेव। ओरिजिन ऑफ द अल्फा वेव में क्या कहते हैं ना कि पहले अल्फा वेव का डिस्कस किया है, फिर डेल्टा वेव का डिस्कस किया है। इसके ओरिजिन में ये कहते हैं ना कि यहाँ पर ये थैलेमस क्या करते हैं, हमारे कॉर्टेक्स को आते हैं और कॉर्टेक्स की न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, इसको कहते हैं थैलेमोकॉर्टिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम। दूसरा यहाँ पर हमारे ब्रेन सिस्टम में रेटिकुलर फॉर्मेशन थी, वो भी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सही हो गया। अब आगे ये कहते हैं ना कि इस कॉर्टेक्स में जो अल्फा वेव बनता है, ये दोनों जो होते हैं ये इस जगह को एक्साइट करके और ऑलमोस्ट 13 की फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए बहुत जो यहाँ पर ये वेव बन गई, इसी है कि यहाँ पर कोई स्पॉन्टेनियस खुद से ही एक मैकेनिज्म जनरेट होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, जो जाकर यहाँ की जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं और अल्फा वेव बना देती है। फिर आगे ये कहते हैं कि इस जगह की जो एक्साइटेशन है ना, असल में ये क्या करता है, यहाँ पर एक तो अल्फा वेव प्रोड्यूस करते हैं, और जो यहाँ पर सिंक्रोनिक एक्टिवेशन था ना, जो एक साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते थे और वो 15 माइक्रो वोल्ट की वेव बनाता था, वो असल में ये सिस्टम है। सही हो गया। यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। फिर आगे आ जाता है ओरिजिन ऑफ द डेल्टा वेव। इसमें ये कहते हैं ना कि हमने क्या किया कि ये सिस्टम काट दिया, ये सिस्टम हमने खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ कि अल्फा वेव नहीं बनता था लेकिन डेल्टा वेव बनता था। इसका मतलब ये कि यहाँ की इन स्ट्रक्चर के इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर जो सिमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते थे और वो वेव प्रोड्यूस करती थी, लेकिन वो फिर की थी फ्रीक्वेंसी अब 3.5 हर्ट्ज थी, डेल्टा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है। सही है। और फिर हमने ये भी देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी ये डीप स्लो वेव, जो हमने स्लीप के टाइप्स में देखा, जो स्लो वेव स्लीप था उसमें भी ये वाली वेव हमें रिकॉर्ड होती है। अगर जी यहाँ पर ये दोनों सिस्टम से है, कॉर्टेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ये रिलीज है, इंडिपेंडेंट है। फिर आगे आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ varying level of cerebral activity on the frequency of the electroencephalogram। तो इसमें यहाँ पर ये देखते हैं ना, इस वाले फिगर को अगेन एक इशारा किया है, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती थी ना तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता था, लेकिन जो वोल्टेज ऑफ द वेव था वो डिक्रीज होता था। इसीलिए हमारी सेरेब्रल एक्टिविटी और जो ईईजी का वेव बनता है, इन दोनों में एक कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन किस तरह के, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वोल्टेज के साथ इनवर्स रिलेशन है। एक और बात कि यहाँ पर क्या होता है कि जो वोल्टेज डिक्रीज होता था मतलब नलिफिकेशन होता है। यहाँ पर जब ब्रेन की एक्टिविटी होती है तो एसिंक्रोनस होती है। एसिंक्रोनस का मतलब यह है कि एट अ टाइम नहीं होती ही, एक बार एक न्यूरॉन फायर करते हैं फिर दूसरा न्यूरॉन किसी अपोजिट डायरेक्शन में फायर कर देते हैं और इस तरह दोनों का क्या हो जाता है, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। जबकि जब ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती थी और बंदा जो है नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में एक्टिव होता था, फिर क्या होता था उस टाइम की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो हाई होती थी और सिंक्रोनस होता था। मतलब ये कि सारे के सारे वेव्स सिमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में फायर कर देते थे न्यूरॉन और इस तरह उनकी समीशन से हाई वोल्टेज वेव बनता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या था, लो था। फिर इन्होंने क्या किया कि जब किसी बंदे को इनेस्थीसिया दे दी थी वो डीप स्लीप में था, इनेस्थीसिया और डीप स्लीप दोनों कंडीशन में जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव था, अल्फा वेव था, वो नहीं था। जबकि लो फ्रीक्वेंसी वेव जो था, ये वाला वेव आप लोग देख सकते कितना दूर दूर है, जबकि अल्फा वेव में आप लोग देख सकते कितना नजदीक साइकिल बनती है। तो डेल्टा वेव बनता था, लो फ्रीक्वेंसी वेव बनता था। तो जब ब्रेन एक्टिविटी होती थी
हाई सॉरी जब ब्रेन एक्टिविटी होती है तो फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है, लेकिन क्या होती है कि वोल्टेज कम होती है ड्यू टू नलिफिकेशन, जो यहाँ पर वेव बनता था। सही है, जब ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती फिर क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। इसमें इन्होंने क्या किया है ना कि एक पर्सन को ले है और उसके डिफरेंट स्टेजेस, चाहे वो जागा हो या वो सो रहा हो, तो उनके डिफरेंट स्टेजेस ले लिए है उन्होंने क्या किया है कि ये वाला फिगर इसमें एक्सप्लेन किया है। इस फिगर में बेसिकली क्या कहते हैं ना, सही दिखाई नहीं देता, अब इस तरह देगा कि ये जो फर्स्ट होते हैं ना, यहाँ पर बंदा जो होते हैं वो वेकफुल भी होते हैं लेकिन अलर्ट होते हैं, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, तो उसकी जो वेव बनती है ना उसकी वोल्टेज कम होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है, तो डेल्टा बीटा वेव बनता है। जबकि वो जागा होता है लेकिन रेस्ट कंडीशन में होता है, कोई एक्टिविटी ब्रेन की नहीं होती, तो उस ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा हो जाती है। फिर जब वो क्या करता है कि रैम्प स्लीपिंग करता है, तो रैम्प स्लीपिंग में हमें पता है कि क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी होती है, बंदा ड्रीमिंग करता है, तो यहाँ पर भी कौन सा बीटा वेव बनता है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सही है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम 13 होता है। सही है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन जब ये अल्फा वेव बनते हैं तो ऑलमोस्ट कितना, सॉरी बीटा में ऑलमोस्ट 80 तक बनती है, लेकिन जो अल्फा होते हैं उसमें मैक्सिमम 13 तक बनती है, फ्रॉम 8 to 13, जबकि अल्फा में 14 to 80 हर्ट्ज बनता है। फिर बंदा क्या करते हैं कि जब स्लीपिंग कंडीशन फर्स्ट स्टेज में जो लाइट स्लीप हमें कहते हैं, सही तरह बंदा सोने जा रहा है, डीप स्लीप में जब एंटर हो रहा है, उसी स्टेज में भी एक वेव बनती है, जो कि कौन सी वेव है, अल्फा वेव होती है, लेकिन इसके बीच में पीरियोडिकली इस तरह इंक्रीज आती है, उसकी वोल्टेज में इंक्रीज आती है और फिर इस तरह डिक्रीज आती है। सही है, फिर जब बंदा स्टेज 2 and 3 में पहुंच जाते हैं, फिर क्या होता है, इवन स्टेज 4 में भी फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर आप स्टेज 4 की फ्रीक्वेंसी देते हैं कितनी कम हुई है, लेकिन वोल्टेज में टुडे इंक्रीज आया है। ये कौन सी वेव है, सारे के सारे ये डेल्टा वेव है। सही है, स्टेज 2 and 3 में इन्होंने थीटा वेव यहाँ पर ट्राई किया है, लेकिन चूंकि थीटा वेव जो होती है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम होती है, 4 to 7 हर्ट्ज होती है। सही है, 4 to 7 हर्ट्ज, लेकिन इससे भी जब कम हो जाए, ऑलमोस्ट 1 हर्ट्ज तक आ जाए, फिर ये क्या कर रहा है, डेल्टा वेव बनाता है और बंदा जो होते है वो बहुत डीप स्लीप में चला जाता है। जिस तरह हमने पढ़ा ना कि जब एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर डिसिंक्रोनिक होते हैं, इरेगुलर वेव तो सब में बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि नलिफिकेशन होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब ब्रेन रैम्प स्लीप में होना पर्सन, वहां पर भी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, तो जो बीटा वेव बनता है ना रैम्प स्लीप का, वो भी किस चीज की होती है, एसिंक्रोनिक होगा। मतलब ब्रेन एक्टिविटी में होगा, डिफरेंट न्यूरॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे की वोल्टेज को नलिफाई करेंगे, लेकिन अलबत्ता फिर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी। फिर आगे आ जाते हैं सीजर्स इन एपिलेप्सी, ये आगे पढ़ती है।